Hello friends, this is Tina Malik and welcome to my channel Stairs to Success. फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। ओके, इम्पॉर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे इस थ्योरी को और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, बीएफ स्किनर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या कुछ है इस थियरी से रिलेटेड। बीएफ स्किनर ने इस कंसेप्ट को दिया है। ओके, इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया है। कब? 1938 में। देखो फ्रेंड्स, ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, किसने किया था, कौन है इनका फाउंडर? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, कौन? बीएफ स्किनर, उन्होंने किया था। ठीक है, तब 1938 में। इन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इनकी थियोरी का नाम, बहुत से नाम है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस कर लूंगी। अभी सिर्फ इतना देख लो कि इंस्ट्रूमेंटल यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि मौलिक सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन की शुरुआत स्टार्टिंग में किसने की थी? थॉर्नडाइक के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, उसकी शुरुआत वो स्टार्ट किया था थॉर्नडाइक ने। उनके कौन से लॉज में? लॉ ऑफ इफेक्ट में। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट से शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करते जाना साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट किया था बीएफ स्किनर ने, किस पे? रैट पे एंड पिजन्स पे। ओके, रैट पे हुआ है एंड पिजन पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर जोर दिया है। ओके, आपको ध्यान रखना है रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स पे बहुत ज्यादा फोकस डाला है, रिस्पॉन्स पे ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। कैसे याद रखेंगे इसको? आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी, बहुत से नाम हैं। ओके, अभी आगे समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, कहा जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देख लेते हैं अदर नेम्स। तो देखो एग्जाम्स में है ना, बहुत ज्यादा कुछ इतना डिटेल तो पूछते नहीं है। ठीक है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, पूछा जाता है। और पूछेंगे कि बीएफ स्किनर की थ्योरी के नाम बताने हैं, ऑप्शन दे देंगे इसमें से कौन सा है, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एक्टिव कंडीशनिंग, आर टाइप कंडीशनिंग। ठीक है, ये रिस्पॉन्स पे बेस्ड है ना ज्यादा, इसलिए आर टाइप। ओके, आर एस थियोरी। ओके, आर एस थियोरी। आर एस थियोरी कैसे? इसमें पहले है ना रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, रैट के द्वारा पहले रिस्पॉन्स आता है, फिर उसको बाद में स्टिमुलस मिलता है, मतलब कि खाना मिलता है। इज दैट क्लियर? कैसे याद रखोगे ये आर एस थियोरी को? आर फॉर रैट, आर फॉर रिस्पॉन्स। इज दैट क्लियर? इसको रिवॉर्ड थियोरी भी बोलते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग भी बोलते हैं, स्किनर बॉक्स थियोरी भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, एक बार समझ लोगे बहुत इजी हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, वैसे एक्सपेरिमेंट पूछते नहीं है, लेकिन आपको ना कंसेप्ट क्लियर करना है ना, तो एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। ओके, तो इन्होंने, जो बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने अभी बताया था, किस पे? रैट पे एंड पिजन बोथ। ओके, तो रैट पे किया, तो फर्स्ट हम रैट का एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, फिर हम पिजन का समझेंगे। तो दिख रहा होगा आपको एक ये बॉक्स है। ठीक है, ये सारा कुछ है। देखो यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, सिग्नल लाइट्स हैं, बीच में रैट है, भूखा रैट, बंद कर रखा है, गेट बंद है। ठीक है, अंदर है, यहाँ लीवर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भूखा रैट है तो इधर उधर हाथ पैर तो मारेगा, इसको कुछ दिख नहीं रहा है,
इसको बाहर खाना प्रेजेंट ही नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही वो गेट खोल के बाहर आएगा ना, तब उसको खाना मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट कुछ नहीं है, पहले रिस्पॉन्स करना है उसे। तो क्या करेगा ये, यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक ग्लाइड्स भी हैं, ओके। देन यहाँ बाहर फूड कप है, डिस्पेंसर ट्यूब है, पैलेट्स डिस्पेंसर है, सारा कुछ है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें रैट को रिस्पॉन्स करना है, मतलब है बंद कर रखा है इसको बॉक्स में, तो क्या करेगा वो, रिस्पॉन्स तो देगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया, ठीक है। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ लीवर है, ठीक है। लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता, ठीक है। जैसे ही रैट वो लीवर को प्रेस करेगा ना, तभी गेट खुल जाएगा और उसको खाना मिल जाएगा। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पे लगा, ठीक है। अब इधर उधर हाथ पैर तो मारेगा चूहा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो कोइंसिडेंटली एकदम से उसका लीवर पे पैर जाता है और फिर क्या हो जाता है, उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया, ठीक है। वहां से खाना प्रेजेंट हो गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया, मतलब रिपीटेशन हो रहा है ना, इसी प्रोसेस को वो दोबारा कर रहा है। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इज दैट क्लियर, मतलब कि हो सकता है, देखो यहाँ पे रैट ने बहुत से ट्रायल किए ना, बहुत ज्यादा ट्रायल किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से तुरंत से ये लीवर प्रेस हो गया होगा, नहीं। इसने बहुत से ट्रायल किए, हो सकता है उसने बहुत ज्यादा ट्रायल किए, प्रेस हो गया, उसको खाना मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब इसको दोबारा से इसमें रखा गया तो हो सकता है थोड़े से कम ट्रायल लिए होंगे उसने, ठीक है। धीरे धीरे रिपीट होता गया ये प्रोसेस और फिर आगे जाके हो सकता है बहुत ही कम ट्रायल लिए होंगे, तुरंत इसका पता लग गया होगा ना कि यहाँ पर लीवर है, ये प्रेस करते ही खाना मिल जाएगा, ओके। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है, मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। पहले तो रिस्पॉन्स कर रहा है ना रैट, फिर बाद में उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, मीन्स प्रोग्रेस होती है, स्पीड बढ़ती है। जितना रिपीटेशन होगा, जितना मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उतना ही गोल तक पहुंचने के लिए क्या स्पीड बढ़ती है, ओके। और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है क्या, रीइंफोर्समेंट। इज दैट क्लियर, रैट वाला एक्सपेरिमेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब है ना, एक और एक्सपेरिमेंट किया था बीएफ स्किनर ने, जो किया था पिजन पे, बहुत सिंपल है, समझिएगा, ओके। कबूतर पे प्रयोग किया, कबूतर को एक बॉक्स में रखा, इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ओके। इस थियोरी को ध्यान से समझना, स्किनर बॉक्स थियोरी भी कहते हैं, ओके। स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए, ओके। एक परफेक्ट जगह पर वो अपनी बीक मारेगा, ओके। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ, ओके। एक अनाज का दाना मिल गया उसको, फिर इस दाने द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ, मतलब उसको रीइंफोर्समेंट हुआ ना, उसको पता लगा कि देखो इधर चोंच मारेगा तो इधर से देखो अनाज का दाना मिलेगा, ओके। फिर उसने दाहिनी ओर चोंच मारी और दाना प्राप्त किया। इस प्रकार उसने दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने के द्वारा दाना प्राप्त करना सीख लिया, ओके। पता लग गया उसको कि यहां से होता है। चलो, इज दैट क्लियर, नेक्स्ट वन। अब आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होता क्या है ना, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, चलो समझ लेते हैं थोड़ा। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। इसमें वो अधिगम जिसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिहेवियर के दो पार्ट्स होते हैं, उसे हम आगे अभी समझते हैं क्या कुछ आएगा, ओके। स्किनर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म इनटू द लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने जो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था ना, उसमें एक और नया टर्म जोड़ा है, किसने,
स्किनर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रीइंफोर्समेंट का टर्म कौन लेकर आया था? स्किनर। ओके। बिहेवियर विच इज रीइंफोर्स्ड टेंड्स टू बी रिपीटेड। वो बिहेवियर जिसे रिपीट करना है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाना है, ठीक है। बिहेवियर विच इज नॉट रीइंफोर्स्ड, वो बिहेवियर, वो व्यवहार जिसे कोई रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो कमजोर पड़ता जाएगा अपने आप और खत्म हो जाएगा। ओके, और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग या डायग्राम के फॉर्म में आप बहुत इजीली समझ पाओगे। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर है जिसमें दो पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का। एक होता है पनिशमेंट का। पनिशमेंट को पेडागोजी में, साइकोलॉजी में, इनमें क्या बोलते हैं, कंसीडर नहीं किया जाता। ओके, ओके ना। तो देखो अभी आप समझेंगे सारे एस्पेक्ट्स, हमें सारे एस्पेक्ट समझने हैं। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करेगा और नेगेटिव जो है वो बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। इसमें स्टिमुलस रिमूव किया जाता है, इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। सेम वे पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, दोनों ही बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। ओके, एंड नेगेटिव में स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है। और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। Now what is reinforcement? Reinforcement means पुनर्बलन। जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाए, क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। जैसे कि पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, है ना। अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो पेरेंट्स देते हैं ना। जैसे कि अगर मार्क्स अच्छे आ गए, पोजीशन आ गई, तो अब की बार तो पक्का साइकिल दिलाई जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट ही तो मिल रहा है बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा। ओके, रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक एंड नकारात्मक। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव, जैसे कि भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि, ये सब कुछ जो पॉजिटिव है। ओके, एंड नेगेटिव में आएगा जैसे दंड देना, डांटना, मारना, मना करना। मारना तो चलो कंसिडर नहीं किया जाता, डांटना, मना करना, ये सब कुछ, दंड देना, ठीक है। ये क्या है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ओके, रीइंफोर्समेंट रिजल्ट्स दैट मेक्स अस वांट टू रिपीट बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट में ऐसा होता है कि वो व्यवहार जो हम दोहरा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम चाहते हैं कि हम दोहराएं। स्टडीड हार्ड, गुड ग्रेड्स आर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखो अच्छा ग्रेड आना क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। डिड नॉट स्टडी, बैड ग्रेड्स आर पॉजिटिव पनिशमेंट। ये देखो बैड ग्रेड्स आर पॉजिटिव पनिशमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज पनिशमेंट? पनिशमेंट भी जान लेते हैं थोड़ा सा। पनिशमेंट वो बिहेवियर जिसे हम रिपीट करना ही नहीं चाहते या करना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो आगे और अच्छे से समझते हैं। अब देख लो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब देखो किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, वो भी देखो समझ लेते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो पुनर्बलन जो हम दोहराना चाहते हैं, डू इट अगेन। ओके, कुछ जोड़ता ही है, एडिंग समथिंग गुड, अच्छा ही हमें मिलेगा, ठीक है, हमारे बिहेवियर में कुछ अच्छा ही ऐड होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक वो पुनर्बलन जिसे करना चाहिए लेकिन उसमें जो गलत आदत होती है ना, वो हमारे हटाई जाती हैं, गलत आदतें हटाई जाती हैं। समझ रहे हो? सेम वे पॉजिटिव पनिशमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, कुछ गलत जोड़ना। देखो ये गलत आदत जोड़ते जाते हैं बिहेवियर में, व्यवहार में जो गलत आदत जुड़ती है वो। सेम वे नेगेटिव पनिशमेंट, क्या, टेकिंग समथिंग गुड अवे, जो अच्छा लग रहा है वो हमसे छीना जा रहा है। ओके, अब देखो स्कीनर क्या बोलते हैं, स्कीनर फाउंड द टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट विच प्रोड्यूसेस द स्लोएस्ट rate of extinction, that is people will go on repeating the behavior for the longest time without reinforcement, is variable ratio reinforcement.
ठीक है, वो बिहेवियर जो लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रिपीट करते जाते हैं काफी लंबे समय तक विदाउट रीइंफोर्समेंट, इसे कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। ओके, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, अब देखो बीएफ स्किनर क्या बोलते हैं, क्या ऐड करना चाहिए हमारे बिहेवियर में, क्या ऐड होना चाहिए। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ना, वो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज करता है, हमारे बिहेवियर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, अब डिक्रीज क्या करेगा, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ये डिक्रीज करता है। पनिशमेंट तो कुछ भी हो सही नहीं मानी जाती, कोई भी हो पनिशमेंट तो अच्छी होती ही नहीं है, उससे बिहेवियर सही होता ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो रिमूव कर देनी चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अब आ जाते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो शेड्यूल समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें, और ये कंफ्यूजिंग भी है, बट आप ध्यान से समझोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल है जो बाइफरकेट हो रहा है टू टाइप्स में, ठीक है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं इसको, एंड इसको पार्शियल भी बोलते हैं। ओके, इट्स वन एंड द सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं इंटरमीडिएट बोल दिया एग्जाम में तो आप सोचोगे ये क्या आ गया, नहीं, ये पार्शियल का ही पार्ट है। ओके, पार्शियल ही है, इंटरमीडिएट मीन्स एंड पार्शियल इज वन एंड द सेम। ओके, तो देखो कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, ईच डिजायर रिस्पॉन्स रीइंफोर्स, इसमें देखो ये रहा, देखो आप समझ पाओगे, सतत पुनर्बलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, मतलब कि प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, मीन्स ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, जब जो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करता जाएगा ना स्टूडेंट, उसकी तारीफ करते जाएंगे। जो भी एक सम सही किया तो उसको टॉफी दे दी, एक और सम सही किया तो उसको टॉफी दे दी, एक और प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको टॉफी दे दी। मीन्स हर एक स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रहे हैं, उसको तारीफ मिल रही है, प्रेज किया जा रहा है, या फिर उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। कंटिन्यूअस है, जो लगातार बोलते हैं ना, वो निरंतर। पार्शियल में क्या होता है, कभी कभी, ओके, कभी कभी दिया जाता है, नॉट डेली, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी, हर चौथे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, मतलब काफी दिन का गैप देके जो दिया जाता है वो। जैसे कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है, जैसे सभी सवाल की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। इज दैट क्लियर। अब देखो कंटिन्यूअस तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर, डेली, ओके, हर बार, ईच एंड एवरी टाइम, ईच टाइम आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ईच टाइम, हर एक बार, एवरी, एवरी भी, एवरी डे, ओके, एवरी डे भी, ईच ईच टाइम, सब याद रख सकते हो। तो इसके तो देखो आगे कोई पार्ट्स है ही नहीं, ये कंसेप्ट तो यही खत्म हो जाता है कंटिन्यूअस का। लेकिन ये जो पार्शियल है, पार्शियल को भी आगे बाइफरकेट किया गया है। ओके, पार्शियल में भी एक तो आता है इंटरवल, मीन्स जो टाइम पे डिपेंडेंट है, और एक आता है रेशियो। ठीक है, एक तो टाइम यानी कि कितने कितने समय में दोगे आप रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये समय पे डिपेंड है। इंटरवल यानी कि टाइम पे, कितनी देर में, आधे घंटे में, एक घंटे में, कितनी कितनी देर में आप उनको रीइंफोर्समेंट दोगे। इंटरवल मतलब टाइम, ठीक है, एंड रेशियो मीन्स नंबर, कितनी मात्रा में, कितने में, ठीक है, ये सब कुछ। अब इसके भी दो पार्ट हैं, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, और रेशियो के भी फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। अब देख लेते हैं, देखो पहले तो देख लो शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, हाउ फास्ट वी लर्न अ बिहेवियर और हाउ फास्ट इज एक्सटिंक्शन, मतलब कि कितना जल्दी हम बिहेवियर सीखते हैं या कितने जल्दी हम बिहेवियर को भूल जाते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पे। ओके, पुनर्बलन की अनुसूचियां पर। अब इसमें कंटिन्यूअस तो जैसे हमने समझ ही लिया, निरंतर, डिलीवरिंग अ रीइंफोर्समेंट एवरी टाइम, जैसे मैंने कहा था ना, एवरी टाइम, ईच टाइम, एवरी टाइम, ओके, हर बार,
हर एक टाइम पे, मतलब हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक स्टेप पे उनको रीइंफोर्स करना। ओके, ये क्विक लर्निंग तो करता है लेकिन लो रिस्पॉन्स रेट आता है और फास्ट एक्सटिंक्शन हो जाता है इसमें। ओके, ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट, क्लोज्ड। ठीक है, कंटिन्यूस का बस इतना ही है। आगे हम समझेंगे पार्शियल। अब आ जाता है पार्शियल का। पार्शियल में आएगा फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है कि ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे ही दिया जाता है। ठीक है, देन रिस्पॉन्स रेट्स रिमेन फेयरली स्टेडी, मतलब जो रिस्पॉन्स रेट होगा ना वो ज्यादातर सेम ही रहता है। ये स्टार्ट टू इंक्रीज एट द रीइंफोर्समेंट टाइम ड्रॉज नियर। ये तब इंक्रीज होता है जब जैसे पता लग जाए ना कि हाँ अब रीइंफोर्समेंट मिलने वाला है। ओके, बट स्लो इमीडिएटली आफ्टर द रीइंफोर्समेंट हैज बीन डिलीवर्ड। जब रीइंफोर्समेंट मिल जाता है ना उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन, नाउ वेरिएबल। वेरिएबल का क्या है? वेरिएबल में आता है रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि अनप्रिडिक्टेड, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट तो बहुत फास्ट होता है लेकिन जो भूलने का जो वो दायरा होता है ना, जो बोलते हैं एक्सटिंक्शन रेट, वो बहुत ही स्लो हो जाता है इसमें। नेक्स्ट वन, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, निश्चित अनुपात। इसमें क्या होता है? बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड ओनली आफ्टर द बिहेवियर अकर्स अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम। बिहेवियर जो होता है ना वो तब रीइंफोर्स किया जाएगा, सिर्फ तभी किया जाएगा जब रीइंफोर्समेंट तभी मिलेगा जब बिहेवियर अकर्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार जितने नंबर पे जितने टाइम पे होगा तब। फास्ट रिस्पॉन्स रेट होता है लेकिन मीडियम एक्सटिंक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट वन, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट में होता है बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते आप, बाद में कभी भी कितने भी रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। ओके, इसमें रिस्पॉन्स रेट बहुत ही फास्ट होता है, एक्सटिंक्शन रेट बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम। भूलना, लुप्त होना, विलुप्त होना, ये सब कुछ बहुत ही कम हो जाता है बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन, इन सभी का एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फंडा है, इसे आप याद कर लोगे तो ये सारा कंसेप्ट यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। क्या बताऊं? सिंपल सा रूल ये है, वो बिहेवियर जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं उन्हें दोहराया जाए, रिपीट। ठीक है, उन्हें क्या करना है? उन्हें रिपीट करना है। और वो बिहेवियर जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दे उनको कम रिपीट करवाओ या फिर मत करवाओ, लेस लाइकली टू रिपीट। ओके, नेक्स्ट वन, नाउ मैकेनिज्म्स। देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं तो समझना जरूरी है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि शेपिंग, डिस्क्रिमिनिंग, सॉरी पहले तो आएगा शेपिंग, फिर आएगा चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड क्यूइंग, एंड लास्ट वन इज जनरलाइजेशन। नाउ व्हाट इज शेपिंग? शेपिंग वो होता है कि व्हेन द डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज डज नॉट अकर नेचुरली। जो डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एकदम से नेचुरली नहीं आ पाते। एफर्ट्स आर मेड, बहुत से होता है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट एंड दस गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। किसके द्वारा एफर्ट्स लगाए जाते हैं? रीइंफोर्समेंट के द्वारा, वो होता है शेपिंग। नाउ व्हाट इज चेनिंग? व्हाइल शेपिंग द बिहेवियर, जब बिहेवियर की शेपिंग होती है ना तब डिजायर आउटकम्स होल प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है, होल प्रोसेस होता है या फिर उस टास्क को डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल स्टेप्स। ओके, फॉर इफेक्टिव लर्निंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेनिंग, मतलब स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। होल प्रोसेस तो जल्दी से कर पाना मुश्किल हो जाता है ना, तो उनको क्या करेंगे? पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन एंड क्यूइंग सिग्नल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स एंड क्यूज द लर्नर एमिट्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज, मतलब कि जब लर्नर्स को अच्छे से सिग्नल या क्यूज वगैरह मिल जाते हैं तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। ही कैन डिस्क्रिमिनेट दैट विच रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेबल एंड विच इज नॉट, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, मतलब विभेद कर पाते हैं, खुद बता पाते हैं कि कौन से रिवॉर्ड मिलेगा, कौन से रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड मिलेगा, कौन से नहीं। जनरलाइजेशन, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन के साथ उसको जोड़ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड लर्न एडिशन ऑफ पेन
पेन को एडिशन करना सीख गया, पेन का एडिशन सीख गया, सिमिलरली ही कैन सॉल्व द अदर एडिशन प्रॉब्लम विद सेम रेफरेंस। हो सकता है उसके आगे बहुत सी टॉफियाज रखी हो, चॉकलेट्स रखी हो, तो वो काउंट करके बता देगा ना। पेन की एडिशन सीखी है कि यहाँ पर 3 पेन रखे हैं, तो वो काउंट करके बता रहा है कि देखो ये 3 पेन है यहाँ पर। तो सेम वे उसके आगे अगर आइसक्रीम्स रखी है, टॉफी रखी है, कुछ और भी चीजें रखी हैं, तो वो काउंट करके बता सकता है। सिमिलर सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट वन। अब देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड फॉर शेपिंग बिहेवियर। बिहेवियर शेपिंग में बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है, यूज की जा सकती है फॉर शेपिंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बाय एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स। प्रॉपर सुटेबल रीइंफोर्समेंट यूज किया जाए और रिवॉर्ड्स यूज किया जाए। ओके, अ टीचर कैन यूज दिस थियरी टू एलिमिनेट चिल्ड्रंस फोबियाज और फियर। बच्चों में अगर किसी बात का फोबिया है या किसी बात का डर है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए टीचर इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं। टीचर कैन इनक्यूलेट अ स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। पेरेंट्स एंड टीचर बोथ कैन यूज दिस थ्योरी टू डेवलप गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन। अच्छी आदतें डेवलप कराने के लिए बच्चों में पेरेंट्स एंड टीचर दोनों ही इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं। इफ स्टूडेंट इज नॉट सीरियस इन स्टडी, teacher make use of negative reinforcement to change the behavior of the child towards his or her study. ओके, अगर बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं है, तो टीचर तब यूज कर सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ताकि उसके बिहेवियर में चेंज आए स्टडीज के प्रति। ओके, नेक्स्ट वन। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीइंफोर्सिंग ईच स्मॉल स्टेप ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। मतलब कि स्मॉल स्टेप्स में उसको कट ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या किया जाता है, इसे कहते हैं शेपिंग। ओके, नेक्स्ट वन। अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। शेपिंग पूछ लिया, चेनिंग पूछ लिया, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, ये टर्म्स पूछ लेते हैं, या फिर इस थ्योरी का अदर नेम पूछ लेते हैं। देखो कंटीजियस जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी नहीं आएगा, ट्रेस कंडीशनिंग भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इज आर स्टडीड ऑफ बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट की स्टडी बतानी है, तो देखो फ्रेंड्स ये दोनों ही हमने पढ़ रखी है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, तो ये दोनों ही हमने पढ़ रखी है, तो ये दोनों ही स्टडी ऑफ बिहेवियरिस्ट हुआ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थॉर्नडाइक इज नियरर टू स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सा लॉ है जो थॉर्नडाइक का वो स्कीनर के कंडीशनिंग के साथ मिलता जुलता है। कौन सा, लॉ ऑफ इफेक्ट। बताया था ना मैंने ये कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट में एक नई टर्म ऐड करी, किसने, स्कीनर ने। कौन सी, रीइंफोर्समेंट। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन। Which theory believes that the learner will repeat the desired behavior if positive reinforcement, that is a pleasant consequences follows the behavior। कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पर reinforcement की बात हुई है, तो ये reinforcement theory हुई ना। ओके, नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि ऐसा कौन सा है जो रीइंफोर्समेंट का टाइप नहीं है। तो देखो पॉजिटिव, देन नेगेटिव वर्बल, नॉन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्या, नॉट पूछा है। तो देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी है, नॉन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। कौन सा, ऑप्शन बी, फिजिकल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, ये तो कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ओके, अब देख लो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन सा, मेकिंग अ बिहेवियर स्ट्रॉन्गर, जो बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाए वो होता है पॉजिटिव, जैसे कि इसमें प्लेजेंट स्टिमुलस आता है। ओके, एंड नेगेटिव वो मेकिंग अ बिहेवियर स्ट्रॉन्गर बाय टेकिंग अवे अ नेगेटिव स्टिमुलस, जिसमें नेगेटिव स्टिमुलस को हटा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, क्या होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट।
करेक्ट है। पार्शियल जो रीइंफोर्समेंट होती है ना वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रीइंफोर्समेंट विच इज प्रेजेंटेड आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ निर्धारित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा आएगा? वेरिएबल रीइंफोर्समेंट और फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट या फिक्स्ड इंटरवल या कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस तो आएगा नहीं, वो तो मतलब लगातार हुआ, निरंतर, वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि निर्धारित मतलब फिक्स्ड ही हुआ ना, सोच रखा है कि इस टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट देंगे। ओके, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है एंड सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।